नई नवेली बहू पीहू को आए हुए अभी महीना भर भी नहीं हुआ था, पर पता नहीं क्यों उसके चेहरे पर नूर नहीं आता था। शायद किसी बात से नाराज है, हर पल यही प्रतीत होता था। सास कौशल्या जी ने कई बार पूछने की कोशिश की, पर हर बार पीहू टाल जाती थी। कौशल्या जी भी यही सोचती रह जाती थी, क्या पता अभी अभी शादी हुई है। नए नए घर में मन लगने में भी वक्त लगता है, इसीलिए शायद बहुत ज़्यादा बोल नहीं पा रही है और चुप रहती है। एक दिन अचानक बिना बताए ही पीहू को लेने उसका भाई आ गया। अभी नई नई शादी हुई थी, इस कारण से कौशल्या जी ने भी मना नहीं किया। बहू के जाने के बाद कौशल्या जी ने अपने बेटे ओम से कहा, बेटा क्या बात है, बहुत चुप चुप ही रहती है और चेहरे से भी लगता है जैसे कोई नाराजगी हो। कोई बात है क्या? पता नहीं मम्मी, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता, ओम ने जवाब दिया। शायद मेरी गलतफहमी हो, पर फिर भी एक बार मन टटोल कर देख लेना, क्या पता जो मुझसे ना बोल पा रही हो और तुझे बता दे। ठीक है, जब आएगी तब बात करके देख लूंगा, कहकर ओम अपने ऑफिस चला गया। शाम को जब ओम घर आया तो देखा कौशल्या जी उदास बैठी है। उन्हें उदास देखकर ओम ने पूछा, क्या हुआ माँ, आप ऐसी उदास क्यों बैठी हो? ओम के सवाल पर कौशल्या जी ने उसकी तरफ नजरें उठाकर देखा और कहा, बेटा कल संडे है, तू एक काम कर, तेरा सामान मेरे कमरे में शिफ्ट कर ले। मैं तेरे कमरे में शिफ्ट हो जाती हूँ। अरे अचानक से कमरा शिफ्ट करने की बात कहाँ से आ गई और क्या परेशानी है जो कमरा शिफ्ट कर रहे हो? और कौशल्या जी के पास बैठता हुआ बोला, अरे मैं अकेली तो जीव हूँ, तेरे पापा हैं नहीं, भला इतने बड़े कमरे का मैं क्या करूँगी। इसीलिए बड़ा कमरा तू ले ले और मेरा सामान तेरे कमरे में शिफ्ट कर दे। अरे माँ रहने दो ना, क्या ज़रूरत है, आराम से रह तो रहे हैं। वैसे भी पीहू यहाँ है नहीं, वह क्या सोचेगी और लोग पीहू के बारे में क्या क्या बातें बनाएंगे। आते ही सास को उसके कमरे से निकाल दिया। ओम हंसते हुए बोला। उसकी बात सुनकर कौशल्या जी चुप हो गई, पर दूसरे दिन उसके पीछे पड़कर उन्होंने एक कमरा शिफ्ट करवा ही दिया। जब सब सामान कमरे में शिफ्ट हो गया तो कौशल्या जी बोली, बेटा एक काम कर, तेरे ससुराल से जो सोफे आए हैं वह भी यही कमरे में लगा ले। उनकी बात सुनकर ओम बोला, माँ तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है, पड़े रहने दो ना, बाहर मेहमान आएंगे तो बाहर बैठने के काम आएंगे। अरे पर हमारे अपने भी तो सोफे हैं ना, वह रख लेंगे हॉल में। अरे माँ कैसी बातें कर रही हो, नए सोफे हैं, हॉल में ज़्यादा अच्छे लगेंगे। नहीं नहीं, बहू के नए सोफे हैं, उसके कमरे में अच्छे लगेंगे। उनकी बातें सुनकर ओम एक पल के लिए चुप हो गया, फिर बोला, किसी ने कुछ कहा है क्या? अचानक से उनके सवाल को सुनकर कौशल्या जी ने झूठ बोल दिया, नहीं नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा है, बस उसे कमरे में रख दो। आखिरकार सोफे पीहू के कमरे में शिफ्ट कर दिए गए। दूसरे दिन ओम जब घर आया तो पीहू आ चुकी थी। ओम को बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि पीहू का अभी कुछ दिन आने का बिल्कुल भी मूड नहीं था। ओम नोटिस कर रहा था कि पीहू और कौशल्या जी के बीच में अजीब सा तनाव था। दोनों खुलकर बातें नहीं करती थीं। कुछ दिनों बाद पीहू दोबारा मायके गई। उस दिन भी ओम शाम को लौटा तो कौशल्या जी चुपचाप उदास बैठी हुई थी। ओम ने फिर इसका कारण पूछा तो कौशल्या जी ने कहा, बेटा तू पूजा घर मेरे कमरे में शिफ्ट करा दे, कम से कम सुबह मैं पूजा करूं तो तुम लोगों को डिस्टर्ब ना हो। अरे तुम्हें किसने कहा माँ कि हमें सुबह डिस्टर्ब होता है? उसकी बातें सुनते ही कौशल्या जी एकदम से हड़बड़ा गई। अरे वो किसी ने कहा नहीं, पर वो क्या है ना, मुझे दिखता नहीं है क्या? तुम लोग भी डिस्टर्ब होते होंगे, बस तू तो पूजा घर मेरे कमरे में शिफ्ट कर दे। इससे पहले कि ओम कुछ पूछता, कौशल्या जी ऐसा कहकर रसोई में ओम के लिए चाय बनाने चली गई। अब ओम के मन में भी हलचल सी होने लगी। आखिर कुछ तो है, जब भी पीहू मायके जाती है तभी माँ यह अजीब सी जिद क्यों करती है? पहले कमरा और अब पूजा घर। जब पीहू घर पर होती है तब भी माँ और उसके बीच अजीब सा तनाव लगता है। कुछ तो बात है, पर माँ बता नहीं रही है। वहीं सोफे पर कौशल्या जी का फ़ोन पड़ा हुआ था। ओम ने उठकर चेक किया तो उसमें शाम को पीहू की मम्मी का फ़ोन आया हुआ था। ओम को सच में अब तो कुछ गड़बड़ होने का एहसास होने लगा था। उसने दोबारा कौशल्या जी से पूछा भी, पर वह टाल गई। आखिरकार उनकी जिद के कारण ओम को पूजा घर भी उनके कमरे में शिफ्ट करना पड़ा। और दूसरे दिन जब घर लौटा तो वाकई वह देखकर हैरान रह गया कि पीहू मायके से आ गई। पर जब माँ ही नहीं बताना चाहती तो आखिर ओम पूछे भी किससे? पीहू से बात की तो उसने सिर्फ इतना ही कहा, अब माँ की इच्छा है कि वह क्या करना चाहती है तो मैं क्या करूँ। इसके आगे ओम भी कुछ ना कह सका।
पर शक का कीड़ा तो दिमाग में बैठ गया था। आखिर उसका शक यकीन में तब बदल गया जब कुछ दिन बाद पीहू वापस मायके गई। इस बार कौशल्या जी ने ओम से पीहू के दहेज में आया हुआ टीवी पीहू के कमरे में लगाने को कहा। इस बार ओम बिगड़ गया। ये क्या है माँ, आखिरकार ये क्या लगा रखा है आपने? जब भी पीहू मायके जाती है आप बस यही बात करने लग जाती हो। इसको यहाँ सेट करो, उसको वहाँ सेट करो। आखिर चल क्या रहा है आपके मन में, बताती क्यों नहीं हो आप? ओम को इस तरह चिल्लाते देखकर कौशल्या जी की आंखों में आंसू आ गए और वह लगभग रोती हुई बोली, बेटा मैं तो बस यही चाहती हूँ कि तुम दोनों खुश रहो। आखिरकार मेरी उम्र ही कितनी बची है, मेरे कारण तुम्हारा घर ना बसे, मैं ऐसा कभी नहीं चाहूंगी। कौशल्या जी की बातें सुनकर ओम हैरान हो गया। फिर बड़े प्यार से कौशल्या जी से पूछा, माँ सच सच बताओ हो क्या रहा है? रोते रोते कौशल्या जी ने जो बात कही सुनकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। कौशल्या जी को रोता देखकर ओम का मन रो रहा था, पर फिर भी उसने हिम्मत करके बड़े ही प्यार से कौशल्या जी से पूछा, माँ बात क्या है? जब तक बताओगी नहीं समस्या का समाधान कैसे निकलेगा? ओम को इस तरह बोलता देखकर कौशल्या जी ने रोते रोते ही उसका हाथ पकड़कर कहा, पहले वादा करो तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। मैं अकेले कैसे रहूंगी तेरे बिना? तेरे पापा भी नहीं है, भगवान के लिए मुझे वृद्ध आश्रम भी मत छोड़ना बेटा। मैं तुम लोगों को परेशान नहीं करती, पता नहीं सब कुछ अपने आप हो जाता है। अरे माँ आप भी कैसी कैसी बातें कर रही हो? जो भी है खुलकर बताओ। और मैं क्यों छोड़कर जाने लगा आपको? मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ छोड़कर आपको, आपके साथ ही रहूंगा। और कौन कह रहा है आपको कि मैं आपको वृद्ध आश्रम छोड़ने वाला हूँ? यह घर आपका है, जिस दिन आपको ऐसा लगे मुझे घर से निकाल देना। जब कौशल्या जी को ओम की बातों पर विश्वास हुआ तब कौशल्या जी ने बोलना शुरू किया, याद है तुम्हारी शादी के बाद जब पीहू का भाई उसे अचानक लेने आया था और वह मायके गई थी, तो मुझे तो यही लगा था कि उसके मायके वालों को उसकी याद आ रही है। लेकिन उसके जाने के बाद पीहू की माँ का फ़ोन आया था, तब मुझे पता चला कि पीहू ने उसको फ़ोन करके बुलाया था। समधन जी कह रही थी कि मैंने सारा दहेज अपनी बेटी और दामाद के इस्तेमाल के लिए दिया है, लेकिन आपने सारा सामान हॉल में रखवा दिया। सिर्फ एक पलंग, अलमारी और ड्रेसिंग उनके कमरे में रखकर आपने अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली। आपकी तो उम्र हो गई है, आप उस सामान को अपने पास रखकर क्या करेंगी? लेकिन कम से कम बच्चों की इच्छाओं का सम्मान कीजिए। अब तो मेरी बेटी उस घर में तभी आएगी जब उसके कमरे में यह सारा सामान सजेगा। अब तू ही बता बेटा कि तेरे उस छोटे से कमरे में सारा सामान कैसे आता? इसीलिए मैंने तुझसे कहा कि मेरा सामान तेरे कमरे में शिफ्ट कर दे और तू मेरा कमरा ले ले, तो कम से कम बहू का दहेज का सामान तो आ ही जाएगा। लेकिन जब पीहू दूसरी बार मायके गई तब भी मुझे यही लगा कि उसे अपने माता पिता की याद आ रही है, लेकिन यह भी मेरा गलत फहमी साबित हुआ। पीहू वहां पहुंची कि थोड़ी देर बाद ही उसकी माँ का फोन आ गया। कहने लगी कि पीहू को मेरे कारण अपनी गृहस्थी बसाने में बहुत दिक्कत होती है। बेचारी उनकी बेटी कुछ कह नहीं पाती और आपका बेटा आपका लिहाज कर जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप उनका जीना दुश्वार करके रखो। आप तो सुबह सुबह अपने पूजा पाठ करके बैठ जाती हो, लेकिन मेरी बेटी की तो नींद खराब हो जाती है। देखिए समधन जी, समझाना मेरा फर्ज है। आप तो अभी अभी नई सास बनी है, पर मुझे तो दो दो बहुएं रखने का तजुर्बा है। बाकी आपकी मर्जी। अब समधन जी ने तुम्हारा ही नाम ले लिया था तो मुझे लगा कि तुम्हारी भी इसमें रजामंदी है, इसीलिए मैंने पूजा घर भी अपने कमरे में शिफ्ट करवा लिया। लेकिन आज सिर्फ एक एलईडी के लिए उन्होंने मुझे इतना कुछ सुना दिया। कहते कहते कौशल्या जी जोर जोर से रोने लगी। ओम खूब देर तक तो माँ को चुप कराने की कोशिश करता रहा। जब माँ चुप नहीं हुई तो ओम उठकर रसोई में गया और पानी का गिलास भर कर ले आया और कौशल्या जी को देकर चुप कराते हुए बोला, क्या कहा माँ उन लोगों ने? मुझे सब कुछ बताओ, मैं भी तो देखूं कौन किस हद तक जा सकता है। आखिरकार कौशल्या जी थोड़ी तसल्ली खाकर बोली, समधन जी कह रही थी कि इस उम्र में क्या मोह माया के चक्कर में पड़ी हो। मैंने एलईडी मेरी बेटी के दहेज में यह सोच कर दी थी कि मेरी बेटी और दामाद एलईडी पर अपने कमरे में आराम से मूवी देखेंगे। वे लोग तो इसका कोई फायदा उठा ही नहीं पाते। आपने तो एलईडी हॉल में लगवा दी। मेरी बेटी दामाद की मूवी की जगह इस पर आप के सत्संग चलते हैं। आपको कुछ समझ में नहीं आता कि उनकी भी जिंदगी है। अगर पानी सर से ऊपर निकल गया तो कहीं ऐसा ना हो कि बेटा बहू आपको छोड़कर अपना बंदोबस्त कहीं और कर लें या फिर आपको वृद्ध आश्रम ही छोड़ आएं। गलती सारी आपकी होगी, लेकिन बदनाम मेरी बेटी हो जाएगी। अब तू ही बता बेटा, मैंने उस समय भी तुझे इतना कहा था कि एलईडी अपने कमरे में लगा ले, लेकिन तू ही नहीं माना। मेरी क्या गलती है? अब तो जब भी समधन जी का फोन आता है या पीहू मायके जाती है तो मुझे घबराहट सी होने लगती है कि अब क्या नया बखेड़ा होने वाला है। तेरे पापा के जाने के बाद मैंने बहुत संघर्ष करके तुझे पाला है। सारे रिश्तेदार साथ छोड़ चुके थे, सोचा था पूरी जिंदगी संघर्ष करते हुए गई। कम से कम तेरी शादी के बाद सुकून के कुछ पल भी जी लूंगी, पर सच कहूँ तो अब मुझे बहुत डर लगता है।
कहते कहते कौशल्या जी के हाथ कांपने लगे, जीभ लड़खड़ाने लगी थी। ये देखकर ओम को अपनी माँ पर तरस खाया और पीहू और उसकी माँ पर गुस्सा आ रहा था। क्या हालत कर दी उन लोगों ने मेरी माँ की। जैसे तैसे अपने गुस्से को कंट्रोल कर ओम कौशल्या जी को हिम्मत देते हुए बोला, माँ आपको मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था क्या? आपको शुरुआत में ही मुझे सब बातें बोल देनी चाहिए थी ना। बेवजह परेशान होती रही आप। अगर शुरुआत में ही आप बोल देती तो उसका हल तभी निकल जाता। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। जिस तरह से समधी जी बातें करती थी मुझे लगता था कि शायद इसमें तेरी भी रजामंदी है। एक दो बार सोचा भी कि तुझे पूछ लूं, फिर लगा कि सामान शिफ्ट करने से ही सारी समस्या का हल निकल रहा है तो गलत क्या है। पर इस बार तो समधन जी कुछ ज्यादा ही बोल गई। कौशल्या जी ने अपनी तरफ से सफाई दी। वह अगर ज्यादा बोलती नहीं तो शायद आप मुझे कुछ बताते भी नहीं। पर कोई बात नहीं, देर से ही सही आखिरकार पता तो चला कि हमारे साथ हो क्या रहा है। आप परेशान मत होना माँ, अब इसका निर्णय तो बहुत जल्दी ही करूंगा। ओम की बात सुनकर कौशल्या जी घबराते हुए बोली, नहीं नहीं बेटा, तू ऐसा कोई कदम मत उठाना जिससे कोई समस्या खड़ी हो जाए। मेरे कारण तेरी गृहस्थी खराब हो मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगी। माँ, गृहस्थी किसी एक इंसान के भरोसे नहीं चलती, इसमें दो लोगों का बराबर का योगदान होता है। पर यहाँ तुम्हारी बहू योगदान नहीं बल्कि सिर्फ जानती है तो उसे इसी भाषा में समझाना पड़ेगा। विश्वास करो माँ, इस रिश्ते को सिर्फ एक मौका और दे रहा हूँ, नहीं तो जिस तरह का यह रिश्ता है ना, इसका टूट जाना ही बेहतर है। क्योंकि जिंदगी भर के दुख से एक बार का दुख बेहतर होता है। बस अपने बेटे पर विश्वास रखिए, कल का दिन कुछ अलग कहानी लेकर आएगा। दूसरे दिन जब कौशल्या जी उठी तो देखा ओम जाग चुका था और फोन पर किसी से बातें कर रहा था। थोड़ी देर बाद कौशल्या जी चाय बनाकर ले आई और दोनों माँ बेटे चाय पीने बैठे। इतने में दरवाजे की डोर बेल बजी। कौशल्या जी ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने 3 लोग खड़े थे। कौशल्या जी ने हैरानी से उन लोगों से पूछा, आपको किससे मिलना है? तो उनमें से एक लड़का बोला, मैडम हमें ओम भैया ने बुलाया है, आप उन्हें बुला दीजिए तो हम हमारा काम शुरू करें। इतने में खुद ओम बाहर आ गया और आते ही बोला, अरे आ गए आप लोग, चलिए जल्दी जल्दी काम निपटाना है। मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सा सामान उठाना है। इतने में कौशल्या जी बोली, ओम कौन सा सामान उठाने की बात कर रहे हो? मुझे बताओगे आखिर चल क्या रहा है? माँ बस मेरा साथ दो, हर समस्या का समाधान होता है। कोई सीधे तरीके से समझता है तो कोई दूसरे तरीके से। जिस तरह की हरकतें वो लोग कर चुके हैं उससे इतना तो समझ में आ गया है कि उन्हें सीधा तरीका समझ में नहीं आता। तो बस अब दूसरे तरीके से समझा रहा हूँ। लेकिन तू करना करना क्या चाहता है मुझे बता तो सही। अभी भी कौशल्या जी अपने बेटे से पूछी जा रही थी। माँ बस 1 मिनट में अभी आया, कहकर ओम उन लड़कों को कुछ समझा कर आ गया और आकर कौशल्या जी से बोला, देख माँ, मुझ पर विश्वास रखो और मेरा साथ दो। थोड़ा सख्त तो आपको भी बनना पड़ेगा, बस इतना विश्वास दिलाता हूँ कि गलत कुछ भी नहीं होगा। फिर ओम ने अपनी योजना माँ को समझाई। सुनकर कौशल्या जी बोली, सब ठीक तो होगा ना बेटा? अभी भी अपनी माँ को हैरान परेशान देख ओम बोला, अरे माँ क्यों टेंशन ले रही हो, आर या पार, बस अब क्या था। ओम अपनी योजना पर अमल करने लगा। 2 घंटे बाद ओम अपने ससुराल के दरवाजे पर था। जैसे ही उसने दरवाजा खटखटाया, बड़े साले साहब ने आकर दरवाजा खोला तो उस समय घर के लोग नाश्ता कर रहे थे। उसे घर आया देखकर सब लोग हैरान रह गए। पीहू की दोनों भाभी भी रसोई से निकलकर बाहर आ गई। खुद पीहू और उसकी माँ उसे वहां देखकर हैरान थी। इतने में ससुर जी बोले, अरे ओम जी, आज अचानक आप यहाँ, सब खैरियत तो है ना? हाँ हाँ पापा जी, आप फिक्र मत कीजिए, सब खैरियत है। इतने में बड़े भैया भी बोले, अरे खड़े खड़े सब देख क्या रहे हो, ओम जी आए हैं, उनके लिए भी चाय नाश्ता लगाओ। ओम ने बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, नहीं भैया, मैं नाश्ता नहीं करूँगा, अभी मैं जल्दी में हूँ, ऑफिस भी जाना है। वो तो मैं ये सामान रखवाने आया था। ओम की बात सुनकर सब आश्चर्य से एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। आखिर पीहू की माँ ने कहा, दामाद जी कौन सा सामान रखने की बात कर रहे हो आप? उनकी बात सुनकर ओम मुस्कुराया और बोला, वही जो बाहर ट्रक में है। ट्रक में? सब हैरान रह गए और फटाफट निकलकर बाहर आए। देखा तो ट्रक में वह सामान रखा था जो पीहू के मायके वालों ने उसे दहेज में दिया था। उस सामान को देखकर घर के सब लोग प्रश्नवाचक नजरों से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। वहीं पीहू कभी अपनी माँ को तो कभी ओम को देख रही थी। आस पड़ोस के लोग वहां खड़े होकर बातें करने लगे। पीहू की मम्मी बोली, दामाद जी ये क्या हरकत है, आप भला यह सामान यहाँ क्यों लेकर आए हैं? यहाँ यह सब लाने से पहले आपने एक बार भी नहीं सोचा कि हमारी क्या इज्जत रह जाएगी?
देखिए बाहर सब लोग खड़े होकर कैसे बातें कर रहे हैं। पीहू के पापा भी बोले, दामाद जी ये सब क्या है, मुझे तो अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। ओम हाथ जोड़कर समझाते हुए बोला, देखिए ससुर जी, ये दहेज आपकी बेटी का है जिसे आप लोगों ने दिया है, लेकिन वह घर तो मेरी माँ का है जो मेरे पिता ने बनवाया था। माँ ने साफ कह दिया है कि या तो तुम अपना नया मकान खरीद लो या फिर जिसका दहेज है उसके घर पहुंचा दो। मेरे घर में दहेज के लिए कोई जगह नहीं है। आखिर जब से यह दहेज घर आया है मेरा चैन और सुकून खो गया है। तभी बीच में पीहू की माँ बोली, आप कहना क्या चाहते हैं, साफ साफ कहिए, आखिर समस्या क्या है आपकी माँ की। ओम मुस्कुरा कर बोला, बस यही सासू माँ कि अगर दहेज में आप मकान भी दे देती तो आपकी बेटी को थोड़ी सहूलियत हो जाती, उसे यूं परेशान नहीं होना पड़ता और उसे बार बार मायके आकर नहीं बैठना पड़ता। ओम की बात सुनकर ससुर जी, बड़े भैया सासू माँ को घूर कर देख रहे थे। वहाँ दोनों बहुओं की नज़र भी सासू माँ पर ही टिकी हुई थी। सासू माँ ने तो चुप रहना ही ठीक समझा। आखिर उनकी पोल जो खुल रही थी वह भी बेटे बहू के सामने। उन्हें समझ में आ गया था कि ओम को सब पता चल चुका है और इस बार समधन जी भी थोड़ी सख्त हो गई है। लेकिन इतने में पीहू भी बोली, मेरे माता पिता की इज्जत की कोई परवाह नहीं थी जो आप उनका दिया हुआ दहेज का सामान लेकर यहाँ आ गए। यह भी नहीं सोचा कि मेरे माता पिता के दिल पर क्या बीतेगी। बैठकर भी तो बात की जा सकती थी ना। उसकी बात सुनकर ओम बोला, अच्छा बैठकर भी बातें होती है क्या, मुझे तो पता ही नहीं था, क्योंकि तुमने कभी हमसे बात ही नहीं की। जब भी कोई समस्या होती तो मायके आकर बैठ जाती थी। पीछे से सासू माँ फोन करके मेरी माँ को परेशान करती थी, यहाँ तक कि मेरी माँ को धमकी दे डाली कि उनकी बात नहीं मानी तो कल को बेटा बहू अलग हो जाएंगे या आपको वृद्ध आश्रम छोड़ आएंगे। तब तुम्हें मेरी माँ के बारे में ख्याल आया था। अब पीहू से भी कुछ कहते ना बना, पर अब घर में सबको पीहू और सासू माँ के बारे में पता चल चुका था। आखिर बेटी कैसी भी हो, आखिर है तो बेटी ही। एक पिता उसका घर टूटने कैसे दे सकता था। उसका घर ना टूटे इसीलिए ससुर जी हाथ जोड़कर ओम से बोले, माफ करना दामाद जी, हमें तो लगता था कि हमारी बेटी हमसे खुशी खुशी मिलने आई है, वह भी आप लोगों की रजामंदी से, और आज तक जो हुआ सो हुआ, पर आज के बाद ऐसी कोई हरकत ना होगी जिसके कारण आपको या समधन जी को परेशान होना पड़े। अब आप हमारा थोड़ा सम्मान रख लीजिए, आप इस दहेज के सामान को यहाँ से रवाना कर दीजिए। अपने ससुर जी को हाथ जोड़ते देखकर ओम ने उनके हाथ को अपने हाथ में लेकर कहा, माफ करना पापा जी, मैं ये सब नहीं करना चाहता था, पर जिस तरीके से कल मेरी माँ को मैंने रोते देखा तब जाकर मैंने ये कदम उठाया। आखिरकार ससुर जी ने दहेज के ट्रक को वापस ओम के घर भिजवा दिया और खुद अपनी बेटी पीहू और अपने दामाद को लेकर उनके घर की तरफ रवाना हुए। वहां जाकर समधन जी से माफी मांगी और भविष्य में ऐसा कभी नहीं होगा ऐसा उनको आश्वासन दिया। तो दोस्तों, क्या ओम ने सही किया? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।